बच्चों अब इस लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.6 और हम सीखेंगे महत्तम समापवर्तक निकालना। देखिए, महत्तम समापवर्तक, इसको बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF भी बोलते हैं। महत्तम समापवर्तक को क्या कहते हैं? HCF भी कहते हैं। इसको हम इस एक्सरसाइज में गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे। तो हमें सबसे पहले गुणनखंड करने होंगे और उसमें से हमें सारव गुणनखंड ढूंढने होंगे। एक शब्द आ गया सारव गुणनखंड। क्या होता है सारव गुणनखंड? पहले भी हम कर चुके हैं बच्चों। सारव गुणनखंड होता है कि जो गुणनखंड सभी में साझे हों वो सारव गुणनखंड है। मान लिया कि हम यहाँ पे दो संख्याएं ले लेते हैं। एक हमने ले लिया 20, इसके गुणनखंड बनाइए 2 गुणा 2 गुणा 5, और एक संख्या हम यहाँ पे ले लेते हैं, मान लिया कि 25, और इसके गुणनखंड बनते हैं 5 गुणा 5। अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहे हैं हम। ये अभाज्य गुणनखंड बन गई। तो इनमें अभाज्य गुणनखंडों में सारव गुणनखंड कौन सा हुआ? सारव गुणनखंड जो दोनों में साझा हो। दोनों में क्या साझा है? इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। ये सारव गुणनखंड हो गया। तो इसका सारव गुणनखंड है 5। ये सारव गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड है ये। और वैसे अगर हम अभाज्य की बात ना करें तो एक हमेशा सबका सारव गुणनखंड होता है, लेकिन एक भाज्य और अभाज्य में नहीं हम गिनते उसको, इसलिए हम एक यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। हम एक तो सिर्फ जब गुणनखंड की बात करें तब तो हम एक लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंड की, तो एक नहीं लिखा जाएगा। दोनों में साझा जो है वो केवल एक 5 है, इसलिए इनका साझा सारव अभाज्य गुणनखंड 5। और ध्यान रखिएगा, अगर अभाज्य शब्द प्रयोग ना करें तो एक भी सभी का सारव गुणनखंड होता है। अब जो सारव गुणनखंड होगा वही महत्तम समापवर्तक होगा। महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF भी वही होगा जो सभी का क्या होगा? सारव गुणनखंड होगा। अब हम सवाल करते हैं कुछ, और हमें अभाज्य गुणनखंड भी करने आने चाहिए, तभी बात बनेगी। और अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम पहले भी कर चुके हैं। पहले 2 से भाग करेंगे, फिर 3 से करेंगे, क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों से भाग करना है। और अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं? यानी अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए उसमें। वो संख्याएं हैं 2 हो सकती है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इस प्रकार चलेंगी। जो किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं होती हैं, ऐसी को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। और ये इन्हीं के रूप में हमने इनका गुणनखंड करना है। हमारे पास पहला सवाल है। देखिए, पहले सवाल में 10 भाग हैं और मैं 10 में से 4 या 5 आपके सामने करूंगा और बाकी 4 या 5 आप स्वयं करेंगे। हम बिल्कुल आसान सा पहले लेते हैं। मान लिया इसका पहले का B भाग लेते हैं। सारव गुणनखंड भी इसी में सीख लेंगे और महत्तम समापवर्तक भी इसी में। पहले का हम B भाग लेते हैं। यहाँ पे 30 और 42 ये 2 दे रखे हैं बच्चों, और आपने इनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। और महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इनके गुणनखंड बनाएंगे। 30 के गुणनखंड बनाओ। यहाँ पर क्या बनेंगे? 30 के अभाज्य गुणनखंड। देखिए 2 पे जाता है, हाँ 2 पे जाता है, 15। फिर देखिए 2 पे जाता है, नहीं, तो फिर 3 से देखो, 3 पे जा रहा है, 3 से भाग हो रहा है। अब क्या ये 3 से भाग हो रहा है? नहीं हो रहा। तो 5 से देखिए, हाँ 5 से तो भाग होगा। 1 आने के बाद हम छोड़ देंगे। तो 30 के गुणनखंड हमारे बन गए 2,
गुना 3 और गुना 5, ये बने। फिर है 42, इसी तरह 42 के भी आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 2 से भाग होता है ये 21, अब 21 2 से भाग नहीं होता लेकिन 3 से होता है, 3 7 21, और ये 7 से भाग होगा 1, तो 42 के अभाज्य गुणनखंड बनेंगे 2 गुना 3 और गुना 7। अब इसमें सारे गुणनखंड कौन से हैं, अब आप ये देखिए, तो इसमें सारे गुणनखंड है, एक तो ये, एक ये, आप ये कहेंगे 30 और 42 के सारे गुणनखंड जो इनके अंदर दोनों में हो, सारे गुणनखंड का मतलब जो दोनों में हो वो क्या है, 2 है और एक 3 है, 2 और 1, 2 और 3 ये है, तो इसका महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, ये है। इसलिए महत्तम समापवर्तक भी क्या बनेगा, महत्तम समापवर्तक सारे गुणनखंडों का गुणनफल होता है 6, ये उत्तर आ गया। अब मान लिया हम एक सवाल और ले लेते हैं जिसमें 3 हो और यह है g भाग 1 का बच्चों हर सवाल को, हर बात को ध्यान से समझिए। एक बार में कई बार समझ नहीं आती है तो आप दोबारा देखिए, उसको 3 बार भी देखना पड़ सकता है, और ये आपकी भलाई के लिए है। और आप इस लॉकडाउन के समय में आप जो है घर बैठे पढ़ सकें, इसीलिए ये चैनल ये आपके लिए है। तो इसको जो है ध्यान से देखिए। हमारा है 70, 105 और 175। इसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है तो पहले आप इनके गुणनखंड कीजिए, अभाज्य गुणनखंड तीनों के। 70 का कीजिए, 70 के क्या बनेंगे, 2 से भाग होता है ये, तो 35 आ गया, और 35 2 से नहीं होता, 3 से भी नहीं होता, 5 से होता है, और फिर ये 7 से, और जब 1 आ जाए तो हम छोड़ देते हैं। इसी तरह से फिर 105 को कीजिए आप, 105 2 से नहीं होता, 3 से होता है, और फिर ये 5 से होगा 7, और फिर ये 7 1 हो गया। अब 175 है, 175 को भी आप 3 से भी नहीं होता, ये 5 से होता है, 5 3 15 और 5 5 25, और 5 से होगा 5 7 35, 7 से होगा 1, ये बन गए। अब आप देखिए इसके 70 के गुणनखंड क्या है, 70 के गुणनखंड है 2 गुना में 3 गुना में 7, और 105 के गुणनखंड है 3 गुना में 5 गुना में 7, 3 गुना में 5 गुना में 7, और 175 के गुणनखंड है 5 गुना में 5 गुना में 7। अब आप देखिए इनमें सारे गुणनखंड क्या है, सारों का मतलब जो सब में साझा हो। 2 है इसमें है, इनमें नहीं है, 3 है इसमें और इसमें, लेकिन इसमें नहीं है, 5 है पहले में नहीं है, लेकिन 7 तीनों में है, इसलिए इसका सारा गुणनखंड क्या है 7। तो महत्तम समापवर्तक क्या बनेगा, महत्तम समापवर्तक बराबर है 7 ही है, क्योंकि 7 एक ही बार आ रहा है, एक बार इसमें, एक बार इसमें, एक बार इसमें, तो इसलिए इसका महत्तम समापवर्तक 7। एक और ले लेते हैं हम, बाकी आप करेंगे। आशा आपको समझ में आ रहा होगा। आपने इस तरह से गुणनखंड करने हैं, और जो सारा गुणनखंड हो उसी को महत्तम, वही महत्तम समापवर्तक होगा। यदि कोई एक सारा गुणनखंड 2 बार आ रहा है तो आपने 2 बार लेना है, और यदि कोई सारा गुणनखंड एक बार ही आ रहा है तो 1 बार लेना है। अगर किसी में कोई सारा गुणनखंड एक भी साझा ना हो तो उसका महत्तम समापवर्तक 1 होता है, क्योंकि 1 सभी का सारा गुणनखंड होता है। 18, 54 और 81 हम ये लेते हैं। क्या क्या, 18,
54 और 81। 18 के आप गुणनखंड कीजिए, 2 से 9 और 3 से 3 और 3 से 1। इसी तरह 54 के करें आप, 54 के भी 2 से होता है 27 और फिर 3 से होता है 9 और फिर 3 और फिर 3 और फिर 1। 81 के गुणनखंड करें आप, 3 पे जाएगा, 3 से 27, फिर 3 से 9 और फिर 3 से। अब आप देखिए इसमें 18 के गुणनखंड बनते हैं हमारे 2 गुना में 3 गुना में 3 और फिर 54 के गुणनखंड बनते हैं 2 गुना में 3 गुना 3 गुना 3 और 81 के गुणनखंड बनते हैं 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब सारा गुणनखंड क्या है? 2 बार 3 इसमें, 2 बार 3 इसमें, 2 बार 3 इसमें, ये सारा गुणनखंड है। 3 2 बार आ रहा है, बाकी कोई साझा नहीं है। तो इसलिए 18, 54 और 81 का महत्तम समापवर्तक क्या बन जाएगा बच्चों? 2 बार 3 आ रहा है, 3 गुना 3 बराबर है 9। इस तरह से आपने ये सवाल करने हैं। और ये इसके बाद दूसरा सवाल देखिए, इसमें आपके ये 10 भाग हैं। ये 10 भाग मैंने आपको 4 करके दिखा दिए हैं, आपने ये सभी 10 करने हैं। इसी प्रकार से हैं, सभी 10 के 10 भाग इसी प्रकार से हैं, आपने इनको करना है। इसके बाद हमारा सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है? 2 क्रमागत संख्याएं, महत्तम समापवर्तक 2 क्रमागत संख्याओं का। देखिए 2 क्रमागत संख्याओं में क्या साझा होता है? कौन सा गुणनखंड सार्व होता है? सिर्फ एक। हम उदाहरण लेके करते हैं। 2 क्रमागत संख्याएं, मान लिया कि हम ले लेते हैं 4 और 5। ये दोनों, क्योंकि क्रमागत संख्याएं, 2 क्रमागत संख्याएं हमेशा सह अभाज्य होती हैं, और सह अभाज्य होती हैं तो उनमें सार्व गुणनखंड केवल एक होता है, इसलिए महत्तम समापवर्तक भी एक होगा। जैसे 4 और 1 का, इसके सार्व गुणनखंड क्या है? सार्व गुणनखंड 1, इसलिए महत्तम समापवर्तक भी क्या होगा इसका? 1। क्योंकि सार्व गुणनखंड एक तो सभी में होता ही होता है, इसलिए सबका महत्तम समापवर्तक 1 तो पक्का होगा। आप और भी उदाहरण ले सकते हैं। मान लिया कि आपने 8 और 9 ले लिया, ये भी सार्व, ये भी क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। और हम पहले कर चुके हैं बच्चों कि सह अभाज्य संख्याओं का सार्व गुणनखंड 1 होता है, और सभी क्रमागत संख्याएं सह अभाज्य होती हैं। 2 क्रमागत सम संख्याएं, 2 क्रमागत सम संख्याएं, जब 2 क्रमागत सम संख्याएं होंगी तो उसमें सार्व गुणनखंड 2 होगा, तो उनका महत्तम समापवर्तक भी 2। जैसे 2 और 4 ले लो, इसका 2 का और 4 का, इसमें 2 का सार्व गुणनखंड 2 और 4 के क्या बनेंगे? 2 गुना 2। कितना सार्व गुणनखंड आ गया? 2। इस तरह आप जो है 4 और 6 भी ले सकते हैं। 4 के गुणनखंड क्या बनेंगे? 4 गुना 2 गुना 2। 6 के क्या बनेंगे? 2 गुना 3। इसमें सार्व गुणनखंड क्या है? 2 है। इसका भी महत्तम समापवर्तक 2, इसका भी महत्तम समापवर्तक 2। और कोई ले लीजिए, मान लिया 10 और 12 ले लेते हैं आप, तो 10 और 12 ले लेते हैं तो क्या होगा कि 10 का 2 गुना 5 और 12 का 2 गुना 2 गुना 3, सार्व गुणनखंड क्या है? 2। तो इस प्रकार से जब भी 2 क्रमागत सम संख्याएं होंगी उनका महत्तम समापवर्तक जो है वो 2 होगा, और जो 2 क्रमागत संख्याएं होंगी उनका सार्व गुणनखंड 1 होता है, इसलिए उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 1 होगा। तो ये ध्यान देने की बात है कि हमारे पास दिया हुआ
क्या है, हमने ध्यान से समझना है इसको। अगर क्रमागत संख्याएं हो तो उसका सारव गुणनखंड 1 होता है, इसलिए उनका महत्तम समापवर्तक 1। अगर क्रमागत सम संख्याएं हो तो उसका सारव गुणनखंड हमेशा 2 होता है, इसलिए उनका महत्तम समापवर्तक भी 2। दो क्रमागत विषम संख्याएं, देखिए जब दो क्रमागत विषम संख्याएं होती हैं तो वो भी सह अभाज्य होती हैं, उनमें भी सारव गुणनखंड 1 ही होता है। जैसे 1 और 3 में 1 है, 3 और 5 में दोनों सह अभाज्य हैं, 1 ही गुणनखंड है। 5 और 7 में 1 है। कोई ले लीजिए 11 और 13 में 1 है, 21 और 23 में भी 1 है। इसलिए इन सब का सारव गुणनखंड 1 होता है, और 1 होता है तो इनका महत्तम समापवर्तक भी 1 होगा। दोबारा सुन लीजिए, क्रमागत संख्याएं सह अभाज्य होती हैं, इसलिए उनका सारव गुणनखंड 1, इसलिए उनका महत्तम समापवर्तक भी 1। क्रमागत सम संख्याएं, उनमें सारव गुणनखंड 2 होता है, इसलिए उसका महत्तम समापवर्तक भी 2। और क्रमागत विषम संख्याएं, वो भी सह अभाज्य होती हैं, उनका भी सारव गुणनखंड 1 ही होता है, इसलिए उनका महत्तम समापवर्तक भी 1। अब है अगला सवाल, तीसरा सवाल और आखिरी सवाल इसका। अभाज्य गुणनखंड द्वारा 2 सह अभाज्य संख्याएं 4 और 15 का महत्तम समापवर्तक इस प्रकार दर्शाया गया है। 4 और 15 का, जब ये 4 और 15 कैसी संख्याएं हैं, 4 और 15, 4 के गुणनखंड कीजिए 2 गुणा 2, 15 के कीजिए 3 गुणा 5। ये तो कैसी हैं, सह अभाज्य है, क्योंकि इनमें कोई भी साझा गुणनखंड नहीं है। तो इसका ये कहता है कि ये इसका, चूंकि इन गुणनखंडों में कोई अभाज्य सारव गुणनखंड नहीं है। हाँ, अभाज्य सारव गुणनखंड नहीं है, लेकिन सारव गुणनखंड जरूर है, क्योंकि 4 के सभी गुणनखंड कीजिए आप, 1, 2 और 4। 15 के सभी गुणनखंड करो, 1, 3, 5 और 15, 1 सारव गुणनखंड है। और महत्तम समापवर्तक सारव गुणनखंड के बराबर होता है, ना कि अभाज्य गुणनखंड के। इसमें सभी संख्याओं में 1 सारव अभाज्य गुणनखंड अवश्य होता है, इसलिए 4 और 15 में जो सारव गुणनखंड है वो 1 है, अभाज्य गुणनखंड कोई नहीं है, किंतु सारव गुणनखंड 1 है, इसलिए इसका महत्तम समापवर्तक भी क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। तो ये इसने पूछा 4 और 15 का महत्तम समापवर्तक 0 है, नहीं। क्या यह उत्तर सही है? नहीं, उत्तर सही नहीं है। यदि नहीं तो सही महत्तम समापवर्तक क्या है, 4 और 15 का सारव गुणनखंड 1 है। आप ये लिखेंगे 4 और 15 का सारव गुणनखंड 1 है, अतः महत्तम समापवर्तक 1 ये आएगा। और इसी के साथ ही एक्सरसाइज बेटा समाप्त होती है। आप पिछला काम आपने पूरा कर लिया होगा। ये चैनल आपकी भलाई के लिए ही किया गया है, ताकि आप हर रोज़ पढ़ सकें, और आप इसको देखिए और बार बार देखिए और इससे अपनी पढ़ाई कीजिए। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और बड़ों का कहना मानें। धन्यवाद।